हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुगीश्री पर। और चैनल जुगीश्री का है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो अक्सर न्यूज़ में बना रहता है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं उर्फी जावेद जी की फोटो है। और इस टाइम ये न्यूज़ में क्यों बनी हुई, क्योंकि इनके ऊपर केसेस हो रहे हैं। इस टाइम पर ऐसा कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से कपड़े पहनती इनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो ऑब्सीन है, मतलब कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं लोग समाज में, और इनको इतनी ज़्यादा न्यूडिटी, इतनी ज़्यादा ऑब्सीनिटी करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्चुअल में केस में क्या हुआ है उसमें हम जाने की बजाय डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर ऑब्स्टिनिटी को लेकर के हिंदुस्तान में कानून कैसे कैसे हैं और सजा का प्रावधान कहाँ पर है। अगर कोर्ट को कोई निर्णय लेना होगा तो किस आधार पर लेगी, उसके बारे में चर्चा करने वाले। सेशन को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए, आज मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगी उर्फी जावेद जी के बारे में कि ये हैं कौन। बिग बॉस नाम से आपके एक सीरीज आती है, एक सीरियल आता है जहां पर बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं, तो उसमें एक कंटेस्टेंट रही है उर्फी जावेद जी, और वहां से ही इनको पब्लिसिटी मिली है, वहां से ही ये थोड़ी पॉपुलर हुई। और इस टाइम बिग बॉस खत्म होने के बाद से ये कॉन्स्टेंटली चर्चा का विषय बनी रही है, फ्रीक्वेंटली अटेंशन ग्रैब करती रही है अपने आउटलैंडिश वार्डरोब चॉइसेस की वजह से। बिकॉज जिस तरह के कपड़े पहनती हैं ये, जिस तरह का इनका ड्रेसिंग सेंस, एक्चुअली कपड़े पहनना भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, बिकॉज कभी कभी तो ये जैसे पुराने ज़माने में नहीं होता था कि कपड़े नहीं होते थे तो कुछ भी मिला वो पहन लिया, उस प्रकार के ड्रेसिंग सेंस इन्होंने दिखाया है। कभी इन्होंने ब्लेड की ड्रेस पहन ली, कभी इन्होंने जो है कैसेट की जो टेप होती है, जी हाँ, कैसेट की जो रील होती है वो लपेट करके बोला ये मेरी ड्रेस है। तो इस प्रकार की चीज़ें इन्होंने करती रही हैं। और एक बार ऐसा भी हुआ कि इन्होंने जो है कई सारी घड़ियाँ पहन ली अपनी वेस्ट के नीचे और उसको स्कर्ट बना लिया। तो एक्चुअल में कपड़े भी इनके हिसाब से वो कपड़े होंगे, बट लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। और करेंटली इनके साथ लीगल इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि लोग इसके लिए केस कर रहे हैं। आगे की बात कर लेते हैं। द एक्ट्रेस इज द टारगेट ऑफ अ लॉ सूट फॉर एलिजिडली एंडोर्सिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट इन हर मोस्ट रीसेंट म्यूजिक वीडियो हाय हाय ये मजबूरी। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो शायद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं देखा तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखने चले जाओ, मैं खाली ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जिस प्रकार का इन्होंने ड्रेसिंग सेंस दिखाया, जिस प्रकार की चीज़ें दिखाई गई हैं वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल है। और हमारे जो हिंदुस्तान की सभ्यता है, हिंदुस्तान का जो समाज है, इसको थोड़ा सा अलाउ नहीं करता है। दैट्स वाई यहाँ पर लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। अब अगर रिपोर्ट्स के अनुसार मानी जाए तो दिल्ली के एक अनाम व्यक्ति द्वारा उर्फी पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कार्य करने वाली सामग्री को पोस्ट या स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया। इसका क्या मतलब है, ये किसी प्रकार का सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि जो यौन संबंध होते हैं और जो यौन की भावनाएं होती हैं उनको जागृत करने वाला कुछ ऐसा मटीरियल इन्होंने शो करा है और उसको डिस्प्ले कर रही हैं और उसके साथ साथ उसको सर्कुलेट भी कर रही हैं, जिस वजह से इनके ऊपर केस करा गया है। उर्फी जावेद अक्सर अपने अजीबो गरीब अंदाज के लिए चर्चा में रहती हैं, ये बात तो मैंने आपको बता ही दी। आगे की बात कर लेते हैं। वर्तमान में क्या हुआ है कि इंटरनेट की पसंदीदा विवादास्पद बच्ची हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जब भी कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो अगर आप किसी से पूछेंगे ना कि आजकल कंट्रोवर्सी में कौन चल रहा है, सबसे पहले किसका नाम आएगा, उर्फी जावेद का ही नाम आता है। वह अपने कपड़ों की पसंद के परिणाम स्वरूप इंटरनेट चढ़ाने का अनुभव करती हैं। क्योंकि उर्फी की शैली की भावना अनुयायियों के बीच बातचीत का एक गर्म विषय बन गई है, इसलिए वह अपने गर्व के सार्टोरियल विकल्पों के लिए ध्यान आकर्षित करती हैं। ले दे के बात वही है कि वो बहुत प्राउड फील करती हैं अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर के। उनको जितनी पब्लिसिटी मिल गई है, जो पॉपुलैरिटी मिल गई है, वो उनको बहुत अच्छी लग रही है और वो कॉन्स्टेंटली चाहती भी हैं कि वो लाइमलाइट में बनी रहे। शायद इसीलिए वो ये चीज़ें कर रही है, मे बी इट्स हर पर्सनल चॉइस, बट लोग यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। और लोगों का कहना है कि हमारा जो हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदुस्तान का समाज है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। बिकॉज इतनी चीज़ें, इतना खुल करके चीज़ें अभी हमारे इंडिया में होती नहीं है। और हमारे इंडिया में क्योंकि हर वर्ग के, हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह की थिंकिंग के लोग रहते हैं, जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिनको ये लगता है कि हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को देख करके, और कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं, जो लोअर मिडिल क्लास होती हैं, उनको ये फीलिंग आती है, उनके अंदर ये भावना जागृत होती है कि हमें अपने बच्चों को और ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है इम्पैक्ट, और पॉजिटिव इसको कितना ही बोल सकते हैं इस बारे में तो चर्चा करनी पड़ेगी, लंबी चर्चा हो जाएगी वो। खैर आगे चलते हैं।
हम भी डिस्कस करने ऑब्स्टिनिटी के लॉज, लेकिन उससे भी पहले एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख ने भी जावेद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और ट्वीट्स की एक श्रृंखला में उन्होंने कहा कि अभिनेता उर्फी जावेद सार्वजनिक रूप से जो कर रही हैं वह आईपीसी के धारा 294 के तहत अश्लील नहीं है तो क्या है। इनका ये कहना है कि अगर इस प्रकार का ड्रेसिंग सेंस हो रहा है, इस तरह की चीज़ों को सर्कुलेट करा जा रहा है, प्राइवेट नहीं रखा जा रहा है, हर किसी के हाथ में आजकल इंटरनेट होता है, हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, तो इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों पर। चीज़ें हम जिस तरह से बचा के रखना चाह रहे, संजो के रखना चाह रहे, शायद वो पॉसिबल नहीं होगा। और उन्होंने बोला कि जो अश्लीलता हो रही है ना यहाँ पर, वो आईपीसी के सेक्शन 294 में कवर होती है। अब जब यहाँ पर ये बात आ गई है तो हमारा आपसे इस बारे में चर्चा करना तो बनता ही है कि हिंदुस्तान में अश्लीलता को लेकर के क्या क्या कानून है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स के द्वारा अपना मैसेज देना ना भूलें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आईपीसी की यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की, तो इसकी धारा 292, 293 और 294 अश्लीलता के अपराध को संबोधित करती हैं। अब अश्लीलता किस प्रकार की, इसकी पूरी डेफिनेशन दी गई है कि अश्लीलता को जो है कैसे बचाया जा सकता है, मतलब कैसे चीज़ें अश्लील हो जाती हैं और किस तरह से उनको रोका जाना चाहिए और वहाँ पर क्या सज़ा होना चाहिए, इसके लिए संपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। जैसे धारा 292 जिसमें कहा गया है कि किसी भी सामग्री को अश्लील माना जाएगा यदि वह कामुक है। कामुक क्या होता है? कामुक कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी प्रकार का जो है सेक्सुअल, आप कह सकते हैं कि इरोटिक फीलिंग को जगाने वाली कोई भी ऐसी चीज़ को कामुक कहा जाता है, या विवेकपूर्ण हित के लिए अपील करती है, या यदि इसका प्रभाव सामग्री को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना वाले लोगों को दूषित और भ्रष्ट करना है। जिस प्रकार का कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, डिस्प्ले करा जा रहा है, सर्कुलेट करा जा रहा है, एग्जिबिट करा जा रहा है, उसका प्रभाव लोगों पर कुछ ऐसा होने वाला है कि लोगों का दिमाग यदि भ्रमित नहीं भी हो रहा होगा तो एक बार को भ्रमित हो सकता है, बिकॉज ये सारी चीज़ें तो हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है। लेकिन हमें काफ़ी हद तक इन चीज़ों पर कंट्रोल रखना चाहिए, इंसानों को अपने दिमाग पर, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना चाहिए। तो एक अस्पष्ट विवरण प्रदान करता है जो अश्लीलता का गठन करता है। ये डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी लूज सी, काफ़ी इसके धागे जो है ना निकले हुए हैं, एकदम वो फाइन फिनिशिंग नहीं है इस बात की। लेकिन अगर इस बात को समझना ही है तो जो भी चीज़ें आपकी इस ब्रैकेट में फॉल कर सकती हैं वो आपकी ऑब्स्सिनिटी में आ जाती हैं। कैसे? सेक्शन 292 के तहत। काफ़ी लूज डेफिनेशन है लेकिन अभी हमारे पास यही है। किसी भी अश्लील पैम्फलेट, किताब, कागज़, पेंटिंग या इसी तरह की अन्य सामग्री की बिक्री या प्रकाशन इस क्लॉज द्वारा प्रतिबंधित है। अगर कोई भी मटेरियल ऐसा है, कोई भी कंटेंट ऐसा है जो ऑब्सीन है, जो न्यूडिटी दिखा रहा है या फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, यानी कि कोई एरोटिक फीलिंग को उजागर कर सकता है, जागृत कर सकता है, इस चीज़ को मतलब लोगों को इसके प्रति ल्योर कर सकता है, इसमें ज़्यादा फंसता कौन है? जो टीनेजर्स होते हैं, जिनको इतनी समझ नहीं होती, इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर वही बच्चे फंस जाते हैं। इस तरह की चीज़ों को हमें प्रिवेंट करना होता है। दैट्स वाई सेक्शन 292 में इसको मना करा गया है कि ऐसे जो है ऐसे किसी भी मटेरियल का पब्लिकेशन नहीं होना चाहिए पैम्फलेट, बुक, पेपर, पेंटिंग के द्वारा। और यहाँ पर तो क्या हो रहा है, इंटरनेट पर इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, सेक्शन 293 ये कहता है, इसको अनलॉफुल बनाता है कि इस प्रकार का कोई भी कंटेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सेल नहीं करा जाएगा, ना तो बेचा जाएगा, ना दिया जाएगा, और ना ही अटेम्प्ट टू गिव अवे करा जाएगा एनी ऑब्जेक्ट दैट इज ऑफेंसिव टू एनीबडी अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स। और सेक्शन 293 ऑफ द आईपीसी ये बोलता है कि अगर कोई भी कंटेंट ऐसा है, कोई भी मटेरियल ऐसा है जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है यानी कि ऑब्सीन है, तो वो किसी भी व्यक्ति को जिसकी उम्र 20 वर्ष से कम है उसको नहीं दिया जाना चाहिए, ना तो खरीद बेच के दौरान, ना ही किसी भी तरह से उनको मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन इंटरनेट सबके हाथ में है और सबके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो काफ़ी कारगर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर ऑब्स्सिनिटी की बात करी जाए तो काफ़ी हद तक ये इसको कवर करता है। अब यहाँ पर ऑल्दो इट इज़ अ क्राइम दैट इज सब्जेक्ट टू बेल, मतलब कि अगर कोई ऐसा क्राइम करता है, कोई इस प्रकार का अपराध कर रहा है तो उसको जमानत मिल सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, जो मैक्सिमम पेनाल्टी है वो 3 साल है जेल में और फाइन है अप टू ₹2000 फॉर द फर्स्ट ऑफेंस। पहली बार ऐसा अपराध करने पर 3 साल तक की कैद हो सकती है और आपके ऊपर फाइन लग सकता है 2000 रुपये तक का। इसके साथ साथ अगर दोबारा किया जाता है, सेकेंड टाइम अगर किया जा रहा है तो 7 साल तक की सज़ा और यहाँ पर 5000 रुपये तक का फाइन लग सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। आगे की बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं, सेक्शन 294 की बात कर लेते हैं। 292 देख ले, 293 देख ले, अब 294 को देख लेते हैं। ये कहता है कि इन पब्लिक प्लेसेस, जो भी सार्वजनिक स्थल होते हैं, जो वल्गर बिहेवियर होता है ना, जो अश्लील व्यवहार होता है, अश्लील व्यवहार कह लीजिए, अश्लील संगीत कह लीजिए, ये फॉरबिडन है, ये प्रतिबंधित है सेक्शन 294 के द्वारा। ये कहता है कि अश्लीलता का प्रदर्शन करना ही नहीं है, ना तो संगीत के माध्यम से, ना ही किसी और माध्यम से, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ऐसा कुछ भी नहीं करा जाएगा। और यदि ऐसा करा जाता है तो यहाँ पर कम से कम 3 महीने की सजा हो सकती है,
कैद हो सकती है और जुर्माना लग सकता है। अब लॉज वर पास टू मेक ऑब्सीन ऑनलाइन बिहेवियर इलीगल विद द इमर्जेंस ऑफ द डिजिटल एज। अब जब से डिजिटल एज आई, ये सारी चीज़ें आपको डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, तो कानून तो लेकर के आए गए हैं, लेकिन कितने कारगर हैं कितने नहीं, इसके बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी। अब अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की, तो इसका सेक्शन 67 है। ये कहता है कि एनीवन हु डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्नोग्राफिक कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कैन बी पनिश। इसका कहना है सेक्शन 67 का कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, मतलब कि कोई ऑब्सीन मटेरियल है जहाँ पर कोई सेक्सुअल एक्ट हो रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, या फिर कोई इस प्रकार की भावना जगाने वाला कुछ भी इरोटिक मटेरियल है जो सर्कुलेट हो रहा है ऑनलाइन, तो जो भी व्यक्ति उसको सर्कुलेट कर रहा है उसको यहाँ पर सजा मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये अपराध होता है किसके तहत? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत। उसके बाद अब हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि भारतीय अदालत के मुताबिक अश्लीलता क्या होनी चाहिए। मतलब भारत में इससे पहले भी तो केसेस आए होंगे अश्लीलता के, ऑब्सीनिटी को लेकर के, तो किस प्रकार से चीज़ों को देखा गया है, किस प्रकार से चीज़ों को डिफाइन करा गया है, डिस्क्राइब करा गया है, हैंडल करा गया है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय अदालतों द्वारा जिसे अश्लील कहा जा सकता है, वह कानूनों में एक सटीक परिभाषा की कमी के कारण पूरे वर्षों में बदल और विकसित हुआ है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ना कि ये बदला बार बार ना, ये बीते वर्षों में इसको बार बार बदला गया है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अ केस। जो भी केस सामने है उसके जो तथ्य और परिस्थितियां हैं उस पर एप्लीकेबल करने के लिए इसको बदला जा रहा है, समझा जा रहा है, इवॉल्व करा जा रहा है, इसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है कि कैसे हम चीज़ों को यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। अब एक केस हुआ था आपका 1868 में, इसका नाम था रेजिना वर्सेस हिकलेन। अब इसमें एक टेस्ट डिराइव हुआ था जिसका नाम था हिकलेन टेस्ट। हिकलेन टेस्ट हमारा जो है ऑब्सीनिटी को जांचने के लिए होता है, ठीक है, ऑब्सीनिटी को जानने के लिए होता है। अगर हमें किसी भी जगह पर ये पता करना है कि कोई चीज़ ऑब्सीन है या नहीं है, तो हिकलेन टेस्ट का प्रयोग करा जाता है अदालतों के द्वारा, ठीक है। अब इस टेस्ट के तहत क्या होता है बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, ज़्यादा समय लिए बिना आपका, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव सेशन है तो पूरा तो बताना ही है, डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इट स्टेट्स दैट अ पीस ऑफ लिटरेचर, मतलब साहित्य का कोई भाग हो सकता है, साहित्य का कोई टुकड़ा हो सकता है जो कि आपत्तिजनक हो सकता है, मतलब कि ऑफेंसिव हो सकता है, या फिर इसका कोई भी हिस्सा जिसका पोटेंशियल है, मतलब कि इसके अंदर कोई ऐसा तत्व है जिससे कि किसी व्यक्ति को भ्रष्ट करने की क्षमता है, जिनके दिमाग ऐसे प्रभावों के प्रति ग्रहणशील है। मतलब कि जैसा मैंने बताया कि कोई रीजनेबल प्रूडेंट इंसान है, लेकिन ऐसी चीज़ें, ऐसे विचार उनके मन में कुछ गंदगियां ले आते हैं, इस तरह की चीज़ों से उनको बचाना पड़ेगा, ठीक है। जो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल 2, इसका पोटेंशियल क्या है, इसका सामर्थ्य क्या है कि डिप्रेव कर सकता है और करप्ट कर सकता है। डिप्रेव करने का मतलब है खराब करना, और करप्ट करने का मतलब है दूषित करना इंडिविजुअल्स को हुज ब्रेन्स आर रिसेप्टिव टू सच इफेक्ट्स। और कहीं ना कहीं ब्रेन पर तो हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है, और यही चीज़ें जब ओवर हो जाती हैं, एक्सट्रीम हो जाती हैं, तो फिर कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मानसिक जो प्रभाव होता है वो काफ़ी ख़राब होता है इन चीज़ों का, तो इन सबसे बहुत बच कर के रहना चाहिए। इसी के लिए हमारे सारे कानून आए। अब यहाँ पर इस मामले में क्या कितना होता है ये तो हमें सुनवाई के बाद ही चलेगा कि कोर्ट का यहाँ पर क्या कहना है, लेकिन बार बार कई बार क्योंकि पब्लिक प्लेस में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि लोग अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं और वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अगर उर्फी जावेदी जैसे ड्रेसिंग करके आ जाती हैं तो लोगों को आपत्ति तो होगी। अब आपत्ति होगी तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी निकाला ही जाएगा। तो कोर्ट्स का यहाँ पर क्या कहना है उसको हम आपको टाइम बताते रहेंगे। उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी से, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं, जो कि ये रहा। क्यों ज्वाइन करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल? क्योंकि हमारे जितने भी सेशंस होते हैं यूट्यूब पे, इनकी PDFs आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, और फ्री में स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है। इसके साथ साथ मेरी डेली क्लास होती है शाम को 6 बजे लाइव एट 6 PM। तो डेली वाला सेशन अटेंड करना ना भूलें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी एनलाइटनिंग होता है। काफ़ी चीज़ों पर वहाँ पर चर्चा करते हैं। बहुत लंबा सेशन नहीं होता है, लेकिन अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि अड्डा 24/7 से कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं Y625, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 78% का डिस्काउंट, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट होता है। और बताना चाहूँगी कि अड्डा 24/7 जुडिशरी के चैनल पर आपका जुडिशरी का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे आप एनरोल कर सकते हैं।
तो जस्ट फॉलो विद मी। आपको यहाँ पर जो है जाना है अपने ब्राउजर पर, और ब्राउजर में जाकर के आपको सर्च करना है गूगल, ठीक है। ब्राउजर खोलने के बाद आप गूगल सर्च करेंगे, उसके बाद आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। जब आप ये सर्च करते हैं तो आपको पहले लिंक पर जाना होगा। पहले लिंक पर जाने के बाद आपको जाना है ऑल कोर्सेज में। ऑल कोर्सेज में ध्यान से देखिएगा, आपको यूपीएससी में जाना है। यूपीएससी में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेट जुडिशरी PCSJ। जब आप इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे हमारे बैचेस देखने को मिलेंगे। टोटल अभी हमारे 6 बैचेस लाइव हैं, ठीक है। आपका अगर यदि कोई टारगेट स्टेट है जैसे कि बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, MP हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, तो आप टारगेट स्टेट के बैच में एनरोल कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी हमारा राजस्थान का और उत्तराखंड का भी बैच आने वाला है। सो हिमाचल प्रदेश का भी आएगा, सारे बैचेस आएंगे, डोंट वरी। और हाँ, हमारा एक महापाक भी आने वाला है, जहां पर यदि आपका कोई एक टारगेट स्टेट नहीं है, आप सारे स्टेटों के एग्जाम देना चाहते हैं, सारे राज्यों के एग्जाम देना चाहते हैं, तो जितने भी लोकल लॉज होते हैं ना अलग स्टेट्स के, वो आपको हमारे महापाक में मिलने वाले हैं। तो महापाक बहुत ही जल्दी आने वाला है, और बस आप ऐसे आंख बंद करेंगे और ऐसे आपके सामने आ जाएगा। खैर, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे ये सारे बैचेस लाइव हैं। 4 जनवरी 2023 से हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, और मैं आपको बिहार का बैच दिखा देती हूँ, क्योंकि बिहार की इस टाइम संभावनाएं बहुत ज़्यादा है एग्जाम आने की, क्योंकि ऐसा चर्चा में बना हुआ है कि बिहार का BPSCJ का 32nd एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि 31st का रिजल्ट हाल ही में आया है। और हमारे चैनल पर AIR 6 ऑल इंडिया रैंक 6 बिहार जुडिशरी के टॉपर ने इंटरव्यू भी दिया है, तो एक बार आप उसको भी जा करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी 4 जनवरी से हमारा बैच शुरू हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी कौन कौन सी क्लासेस हो गई हैं, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऑनलाइन लाइव क्लासेस पर। जब आप ये खोलेंगे ना, तो आपको इसमें जाना है स्टेट जुडिशरी प्री प्लस मेंस ऑनलाइन लाइव क्लासेस। तो यहाँ पर हमारी ये सारी क्लासेस हो चुकी है जो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। कब तक के लिए, आज जो डेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तक की आपकी क्लासेस हो चुकी हैं। इसके आगे की कहानी आपको मिल जाएगी यदि आप आज के आज एनरोल कर लेते हैं, और जो क्लासेस हो चुकी है इनके रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। जहां तक टाइमिंग का प्रश्न, तो टाइमिंग होने वाली सुबह 7 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक की, यानी कि 2 क्लासेस आपकी होती हैं, पैरेलल होती हैं, मतलब कि एक क्लास के बाद दूसरी क्लास आपको मिल जाएगी। उसके साथ आपको GK GS भी इस बैच में मिलने वाला है। ये हमारी विशेषता है, बिल्कुल हमारी विशेषता है। आपको दोपहर या शाम का एक बैच होगा जिसमें आपका GK GS वाला पोर्शन पूरा कवर करवाया जाएगा। अगर आप हमारा स्टडी प्लान देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, स्टडी प्लान आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके साथ जो लैंग्वेज होती है हमारी पढ़ाने की, वो बाइलिंगुअल होगी, मतलब कि इंग्लिश होगी, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर एक ही जगह पर मिलने वाली हैं। उसके साथ हमारी विशेषता क्या है, हमारी विशेषता यहाँ पर ये है कि हर सैटरडे को हम आपको टेस्ट सीरीज देते हैं, मतलब कि एक सैटरडे को हम आपको यहाँ पर जो है MCQs की प्रैक्टिस करवाएंगे, और अगले सैटरडे को हम आपको आंसर राइटिंग करवाएंगे, जिससे प्री और मेंस दोनों की तैयारी संपूर्ण तरीके से हो पाएगी। अब जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं उनके एक्सपीरियंस, उनके डेमो लेक्चर्स आपको यहाँ पर वेबसाइट पर देखने को मिल जाते हैं। आप ये वीडियो खोल कर भी देख सकते हैं, और यदि आप और अच्छे से जांचना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और पढ़ाने का तरीका वहां पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हमसे पढ़ना है ना, तो हमसे जुड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप कंपनी का कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलता है, मतलब कि जो बैच आपका 60,000 रुपए का था वो आपका 15,000 रुपए का हो जाता है। बट मैं हूं ना, हम है तो क्या गम है। आपको यहाँ पर मेरा कूपन कोड अप्लाई करना है, दैट इज Y625। जब आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं ना Y625, तो आपको जो बैच यहाँ पर 60,000 रुपए का दिख रहा था, वो तो वैसे 60,000 रुपए तो वैसे भी पे करना ही नहीं है, इसको तो भूल ही जाइए। यहाँ पर आपको एक अमाउंट दिखेगा 13,799, लगभग 13,800 रुपए, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगी कि आपको ये भी पे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जब आप अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने पर फ्री कॉइन्स मिल जाते हैं। जब आप उन फ्री कॉइन्स का उपयोग कर लेंगे तो आपको लगभग 399 फ्री कॉइन्स मिलेंगे, और यहाँ पर आपको ये बैच पड़ जाएगा 13,400 रुपए का। 13,400 से आपको 1 रुपए ज्यादा नहीं देना है, 1 भी रुपया आपको ज्यादा नहीं देना है। आपको कोड याद रखना है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड है Y625, और कोड यूज करने का एक और फायदा होता है कि आप मेंटरशिप में रहते हैं तो कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, और यदि अभी तक ज्वाइन नहीं कराए तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, मुझसे जुड़ना मत भूलिएगा, मंडे टू सैटरडे लाइव शाम को 6 बजे 6 PM कहाँ पर, अड्डा 24/7 जुडिशरी के चैनल पर, ठीक है। तो चलो एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।